हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षणा लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी एंड एक इन्फॉर्मेशन देनी थी बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर कि हमारी कोचिंग अलीगंज लखनऊ में है एंड एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है फॉर द यूपी PCSJ फाउंडेशन कोर्स। यूपी भी है प्लस PCSJ का फाउंडेशन कोर्स किसी भी स्टेट का है वो स्टार्ट हो चुका है। इफ़ एनी वन इज़ इन द क्वेरी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 7906337226। इस नंबर पे आप कॉल करके बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 51 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है और अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 57 और ये है चैप्टर 6 और ये बात कर रहा है लैंड और लैंड रेवेन्यू के बारे में। तो सेक्शन 57 आपकी बात करता है स्टेट ओनरशिप इन ऑल द लैंड्स। तो स्टेट ओनरशिप की बात हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक तो पूरी जो लैंड है छत्तीसगढ़ की, प्लस स्टैंडिंग एंड फ्लोइंग वाटर। तो फ्लोइंग वाटर भी इज़ इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। माइंस, क्वेरीज, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड सब सॉइल ऑफ एनी लैंड। जो सब सॉइल भी होता है वो भी क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी आती है। अगर कोई स्टेट और एक पर्सन के बीच में कभी भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी तो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडिंग अथॉरिटी इज़ कलेक्टर। नाउ कम्स द सेक्शन 57। 57 आपकी बात करता है लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब लैंड के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको क्या करना है, लैंड रेवेन्यू पे करना है। तो वॉट एवर द पर्पस ऑफ द लैंड, मे बी एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चरल है, वो क्या है, लैंड पे क्या लगता है, रेवेन्यू। कौन? बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और जहाँ पे लैंड विच विल नॉट पे लैंड रेवेन्यू, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशली ग्रांट मिलती है या कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करती हैं। प्रोविज़ो पे अगर हम बात करें तो आबादी लैंड अंडर सेक्शन 245 यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कौन किसको करना है? ग्राम सभा को करेगी। आबादी लैंड है अंडर सेक्शन 245 और एग्रीकल्चरल यूज़ है, उसका जो पर्पस है दैट इज़ फॉर एग्रीकल्चर। तो उसका पेमेंट जो लैंड रेवेन्यू का होगा वो कहाँ पे होगा? ग्राम सभा में होगा। लैंड रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो मनी पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी मनी है वो किसको पेबल है? सबसे पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसमें कैटेगरी क्या है? प्रीमियम हो सकता है, जो लीज मनी है, रेंट लीज मनी वो हो सकता है, प्लस क्वाइट रेंट्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? दे आर द लैंड रेवेन्यू के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 58A जो बात करता है एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। कौन से लैंड है जिसका लैंड रेवेन्यू पेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है? तो जो भी लैंड है वो पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है एंड कम्स अंडर, जो होल्डर है वो कौन है? अनइकोनॉमिक होल्डर है, यानी कि जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की लैंड नहीं है, नॉट मोर देन 5 एकड़। तो जो भी होल्डर है वो उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की लैंड नहीं है और जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड की तरह यूज़ हो रही है, तो वो लैंड रेवेन्यू पेमेंट नहीं करेंगे। सेक्शन 60 आपकी बात करता है कि असेसमेंट बाय होम टू बी फिक्स्ड। जो भी रेवेन्यू है वो कौन असेस करेगा? तो कलेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द कोर्ट। ये बता रहा है सेक्शन 60। नेक्स्ट इज चैप्टर 7 जो बात करता है रेवेन्यू सर्वे एंड सेटलमेंट इन नॉन अर्बन एरिया। रेवेन्यू सर्वे की बात हो रही है, भाई सर्वे करेंगे तभी हम असेस करेंगे कि कितना रेवेन्यू होना चाहिए। एंड सेटलमेंट इन नॉन अर्बन एरिया। तो सेक्शन 66 आपकी बात करता है रेवेन्यू सर्वे की। तो रेवेन्यू सर्वे क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लैंड इनटू सर्वे नंबर। जैसे सपोज करिए ये एक लैंड है, ठीक है, इसमें क्या किए, इस तरह से डिवीज़न कर दिए और हर एक डिवीज़न को उसने क्या दे दिया? सर्वे नंबर दे दिया। तो ये क्या बन गए? हमारे सर्वे नंबर हो गए। अब एक सर्वे में
एक सर्वे नंबर में हो सकता है कि कई सारे विलेजेस भी आ जाए। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? एक तो आपका सॉइल के बेसिस पे होता है, सॉइल क्लासिफिकेशन हो सकता है, प्लस जो फील्ड मैप है। दो बेसिस होते हैं सर्वे नंबर देने के लिए। देन आता है सेटलमेंट ऑफ रेंट, यानी कि किस तरह से सेटलमेंट होगा रेंट का। तो सेक्शन 75 बोलता है सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त। एमपी में ये ज़्यादा फेमस, एमपी में ये चीज़ ज़्यादा फेमस है, सेटलमेंट बंदोबस्त अधिकारी बोलते हैं उसको। लेकिन सीजे में, छत्तीसगढ़ में अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। तो जब लैंड सर्वे होता है तो डिटर्मिनेशन और रिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू पेबल ऑन लैंड इन एनी लोकल एरिया, मतलब जब लैंड सर्वे होता है, अभी बताया था कि जब लैंड सर्वे हो रहा है तो किस लिए हो रहा है भाई? पता लगाने के लिए कि कितना लैंड रेवेन्यू देना चाहिए उस लैंड से, हम गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, या प्रीवियसली अगर कोई लैंड रेवेन्यू है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसका जो रेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इन सबको क्या बोलते हैं? हम सेटलमेंट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिवाइज्ड लैंड रेवेन्यू शैल बी इन्फोर्स्ड। तो जो भी टर्म ऑफ सेटलमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? टर्म ऑफ सेटलमेंट। सेक्शन 80 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 80 इज़ अबाउट ऑल लैंड्स लाइबल टू असेसमेंट। जितने भी लैंड है इन छत्तीसगढ़ वो सब असेसमेंट के लिए लाइबल हैं। तो सेटलमेंट ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो एक फेयर असेसमेंट करे जितनी भी लैंड है उसका, एंड वेदर इट इज़ लाइबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और नॉट। पहले सेटलमेंट ऑफिसर की पावर है कि वो सबका असेसमेंट करेगी, देन उसके बाद ही विल डिसाइड कि उस लैंड से पेमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देन टर्म ऑफ सेटलमेंट जो हमने ऊपर डिस्कस किया था सेक्शन 85 में, टर्म ऑफ सेटलमेंट तो फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन फिक्स करता है? स्टेट गवर्नमेंट, एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स। ओके, तो ये टाइम पीरियड आपके पास आ गया, नॉट लेस देन 30 ईयर्स। नेक्स्ट इज चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आपकी बात होती है असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में लैंड का असेसमेंट और रीअसेसमेंट दोनों की बात की गई है। तो सेक्शन 92 आपकी बात करता है प्रोविजन ऑफ चैप्टर्स टू अप्लाई टू द लैंड इन अर्बन एरिया। ये प्रोविजंस किस पे, ये चैप्टर 8 के प्रोविजंस किस पे अप्लाई करेंगे? अर्बन एरिया पे अप्लाई करेंगे। तो द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर shall apply to the land in urban area for the purpose of agriculture और नॉन एग्रीकल्चरल। ओके, तो क्लियर कर दिया कि भैया ये वाला जो चैप्टर 8 है वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ पे ही अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे क्या है, किस पे अप्लाई करेगा? shall apply to the land। कौन सी लैंड है, कहाँ पे है? सबसे पहले अर्बन एरिया में है। पर्पस क्या है उसका, उस लैंड का? एग्रीकल्चर यूज़ में भी हो सकता है, नॉन एग्रीकल्चरल में भी हो सकता है। बाय भूमि स्वामी, बाय कौन उसको ओन कर रहा है? बाय गवर्नमेंट लेसी अंडर लीज और बाय अ होल्डर ऑफ सर्विस लैंड। ओके, सर्विस लैंड का मतलब होता है किसी तरह की हम सर्विस ले रहे हैं अदर देन मनी नहीं ले रहे हैं हम उससे सर्विस ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू या लैंड रेंट असेस हो रहा है किसी प्लॉट नंबर पे, लैंड रेवेन्यू या जो रेंट आ रहा है ऑन अ प्लॉट नंबर फॉल्स ड्यू टू रिवीजन। अब क्या हो रहा है कि रिवीजन के थ्रू या तो हम उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं बाय द कलेक्टर, और ये काम कौन कर रहा है? कलेक्टर। शैल असेस द प्लॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन 93 आपकी बात करता है पावर्स ऑफ कलेक्टर टू डिवाइड लैंड इनटू प्लॉट नंबर। मतलब ये आपका लैंड है, इसमें क्या किया उसने? प्लॉटिंग कर दी है, इस तरह से करके प्लॉटिंग कर दी है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये क्या हो गया? ये प्लॉट्स कर। और ये किसके पास पावर होती है? ये पावर होती है कलेक्टर के पास। ओके, कलेक्टर के पास पावर है कि वो क्या करेगा? जो भी लैंड है उसको प्लॉट नंबर में डिवाइड करेगा। डिवाइड द लैंड इन एन अर्बन एरिया टू द प्लॉट नंबर। अगर सर्वे नंबर है, क्योंकि सर्वे नंबर में बहुत सारे विलेजेस आ सकते हैं, तो उसको प्लॉट नंबर में डिवाइड करेगा। पुराने प्लॉट नंबर हैं उसको नए प्लॉट नंबर में रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकता है। कौन? कलेक्टर। एक हम लोग हायरार्की समझ लेते हैं।
सबसे ऊपर होता है तहसीलदार, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड देन द पटवारी। चैप्टर 9 पढ़ने के लिए ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर 9 अगर हम बात करें तो दिस इज़ अबाउट द लैंड रिकॉर्ड। 104 सेक्शन आपकी बात करता है फॉर्मेशन ऑफ पटवारी सर्किल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछ सकते हैं कि पटवारी सर्किल कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे बनाया जाएगा, किस सेक्शन में। तो इट इज़ सेक्शन 104। तो कलेक्टर कौन बनाता है पटवारी सर्किल? कलेक्टर। अरेंज द विलेजेस ऑफ द तहसील इन पटवारी सर्किल, लिमिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग सर्किल, क्रिएट न्यू सर्किल, एबॉलिश एक्सिस्टिंग वन। मतलब कलेक्टर क्या कर सकता है कि विलेजेस हैं, किसी तहसील के जो विलेजेस हैं उसको पटवारी सर्किल में अरेंज कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग सर्किल है, पटवारी सर्किल जो एग्जिस्टिंग है उसको लिमिट्स इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। नया सर्किल भी बना सकते हैं या जो पुराना था उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है पटवारी का? कलेक्टर करता है अंडर सेक्शन 104 सब सेक्शन 1 एंड एक या एक से ज़्यादा पटवारी का अपॉइंटमेंट हो सकता है बाय द कलेक्टर। 105 आपकी बात करता है फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल। अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो जो कलेक्टर है वो अरेंज करेगा पटवारी सर्किल इन द तहसील इनटू रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास ज़्यादा होंगे। ओके। 106 आपकी बात करता है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? तो कलेक्टर। 107 आपकी बात करता है फील्ड मैप। फील्ड मैप दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है फील्ड मैप किस सेक्शन में, तो इट इज़ 107। तो हर एक विलेज में मैप होता है जो शो करता है बाउंड्रीज। किसकी बाउंड्री? सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर और वेस्टलैंड के बारे में। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा फील्ड मैप हो जाता है। फिर आता है 108 जो बात करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में, कि जब भी कोई लैंड, व्हेन अ लैंड इज़ परचेज्ड बाय एनी पर्सन in non-urban area in his name, then he has to fill the record of rights। मतलब कोई भी बंदा है अगर वो कोई लैंड खरीद रहा है नॉन अर्बन एरिया में तो उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में फिल करना होता है, उसको फॉर्म फिल करना होता है। इट्स अ स्मॉल फॉर्म। तो रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेम ऑफ ऑल द भूमि स्वामी, आपने आज खरीदी उससे पहले कौन कौन थे, सर्वे नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, नेम ऑफ ऑल ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, जो उस टाइम पे टेनेंट्स रह रहे हैं, किराएदार रह रहे हैं, उनके नाम। अगर गवर्नमेंट लेसी है तो गवर्नमेंट लेसी के सारे नाम रहेंगे, प्लस सर्वे नंबर रहेगा, प्लॉट नंबर रहेगा। रेंट या लैंड रेवेन्यू जो भी पेएबल है फ्रॉम द लैंड वो भी आपका लिखा रहेगा। तो 108 बात करता है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में। और ये कौन प्रिपेयर करता है, कब प्रिपेयर होता है? ये प्रिपेयर होता है जिस टाइम पे आपका रेवेन्यू सर्वे हो रहा है, उस टाइम पे आपका राइट ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर दिया जाता है। सेक्शन 105 आपकी बात करता है एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड। मतलब सेक्शन 109, अब कोई भी पर्सन है उसने क्या किया, एनी पर्सन एक्वायरिंग एनी राइट और इंटरेस्ट इन द लैंड। कोई भी पर्सन है, सपोज ये एक पर्सन है, इसका इंटरेस्ट है इस लैंड में। ओके। ये क्या करेगा, ओरली या इन राइटिंग पटवारी को विद इन 6 महीने में बता देगा। पटवारी शैल एट वंस गिव अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। अगर इसका कोई राइट है तो ये पूछ सकता है कि भाई इस पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो पटवारी को 6 महीने में जवाब देना होता है। प्रोविज़ो बोलता है कि पर्सन अगर माइनर है या डिसक्वालीफाइड है, ठीक है, पर्सन या तो माइनर हुआ है या डिसक्वालीफाइड है। डिसक्वालीफाइड अनसाउंड माइंड का हो गया, तो जो भी उसके गार्जियन होंगे वो पर्सन नहीं जिसके पास चार्ज है, जो भी गार्जियन होंगे वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे पटवारी को। नेक्स्ट इज सेक्शन 110 जो बात करता है म्यूटेशन के बारे में, ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन फील्ड बुक एंड अदर रेलिवेंट लैंड रिकॉर्ड्स। म्यूटेशन के बारे में बात की जाती है। म्यूटेशन तब कराया जाता है कि जब एक प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो किसी और से, तब म्यूटेशन कराई जाती है। तो पटवारी शैल एंटर इनटू अ रजिस्टर, सेंड इट टू द तहसीलदार। अब म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है ये समझते हैं कि पटवारी ने सबसे पहले क्या किया, एक रजिस्टर है उसके पास, उसमें क्या किया, एंट्री की।
एंट्री करने के पास 30 दिन का उसके पास टाइम होता है कि वो तहसीलदार के पास भेज दे। तहसीलदार के पास जब वो आया, जो रजिस्टर था वो जब आया तो उसने क्या किया, शैल हैव टू पब्लिश इन द विलेज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जिस तरह से हर एक इंसान को विलेज में पता होना चाहिए, पब्लिश कराना है, ठीक। मेक नेसेसरी एंट्री इन द फील्ड बुक एंड अदर रेलिवेंट लैंड रिकॉर्ड्स। अब जो रजिस्टर आया है उसके पास क्या होता है, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास एक फील्ड बुक होती है। फील्ड बुक में वो सारी एंट्रीज डालेगा लैंड रिकॉर्ड के बारे में, जो भी लैंड के रिकॉर्ड्स होंगे उसके बारे में एंट्रीज डालेगा, ठीक है। अब आता है हमारा 119 जो बात करता है पेनाल्टी के बारे में। ये बोल रहा है कि एनी पर्सन नॉट फॉलोइंग सेक्शन 109, तो कितनी पेनाल्टी लगेगी, नॉट एक्सीडिंग 1000, और लगाएगा कौन, तहसीलदार, ओके। एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दैट डे, ठीक। नेक्स्ट आता है किसान किताब। ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्री में पूछा गया है और इट इज़ सेक्शन 114A। तो किसान किताब को पहले 2003 में बोलते थे लैंड राइट्स एंड डेप्थ बुक, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें कि भाई किसान किताब होती क्या है, तो किसान किताब एक तरह का ऑब्लिगेशन है हर एक भूमि स्वामी पे जिसका नाम खसरा में या फील्ड बुक में चढ़ा हुआ है, ठीक है। और ऑब्लिगेशन ये है कि उसको एक किसान किताब मेंटेन करना होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि किसान किताब में होता क्या है, किसान किताब में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपकी बात करता है राइट्स ओवर द होल्डिंग, जो भी आपके पास ज़मीन है उस पर क्या क्या राइट्स हैं आपके। सेकंड बात करता है डेप्थ के बारे में, एनकम्ब्रेंस के बारे में, ठीक। पार्ट 2 आपकी बात करता है राइट्स के बारे में प्लस लैंड रेवेन्यू, जो भी लैंड रेवेन्यू पेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लैंड होल्डिंग, उसके बारे में बात करता है। एनकम्ब्रेंस के बारे में बात करता है, अगर कोई गवर्नमेंट का लोन है या नॉन गवर्नमेंट लोन है उसके बारे में भी लिखा होता है, और अदर कोई भी पर्टिकुलर्स हैं तो उसके बारे में भी पार्ट 2 में लिखा रहता है किसान किताब में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी को घपलाबाजी तब होती है जब, क्योंकि खसरा में भी आपके फील्ड बुक में भी चीज़ें एंट्री हैं प्लस किसान किताब में भी हैं, तो जब भी कोई डिफरेंस क्रिएट होता है एंट्रीज़ में किसान किताब और खसरा में, तो तहसीलदार क्या करेगा, इंक्वायर करेगा, और जो भी वो रिपोर्ट लगाता है दैट इज़ फाइनल। Then comes chapter 11. Chapter 11 is for section 137 to 156. ये बात करता है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो सेक्शन 138 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्राइमरी अगर लाइबिलिटी हम बनाए तो भूमि स्वामी जिसकी भूमि है, अगर लैंड लीज्ड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो लेसी की है, किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, लेसी की बन जाएगी। अगर एक से ज़्यादा भूमि स्वामी है या लेसीज हैं तो जॉइंटली या सर्वेबिलिटी, मतलब अकेले अकेले की लाइबिलिटी बनेगी या सबकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ये जो सेक्शन 138 है ये आपकी बात करता है कि लैंड रेवेन्यू की प्राइमरी लाइबिलिटी किस किस की बनती है। अब आता है सेक्शन 139 जो बात करता है कि लैंड रेवेन्यू रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन पोजेशन। अब अगर लैंड रेवेन्यू आपने पेमेंट नहीं किया तो जो भी पर्सन उस टाइम पे पोजेशन में होगा, जिसके पास भी उस लैंड का पोजेशन होगा, हम ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, पोजेशन में जो भी पर्सन होगा उससे क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 140। ये बात करता है डेट्स ऑन विच लैंड रेवेन्यू फेल्स ड्यू एंड इज पेएबल। तो ये कौन सा डेट होता है, इट इज़ 1 अक्टूबर। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। देन आता है सेक्शन 141 जो बात करता है एरियर यानी कि बकाया, डिफ़ॉल्टर्स बकायेदार जिसने पैसा नहीं दिया। तो एरियर क्या होता है, एनी लैंड रेवेन्यू ड्यू और नॉट पेड ऑन और बिफोर प्रिस्क्राइब्ड डेट बिकम्स एरियर। जिस डेट पे आपको लैंड रेवेन्यू देना था आपने नहीं दिया, वो ड्यू हो गया, पेमेंट आपने नहीं की, तो वो क्या बन जाएगा, एरियर बन जाएगा। देन डिफ़ॉल्टर कौन होता है, अंडर सेक्शन 138 एंड अंडर सेक्शन 139।
दो कंडीशंस में, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लैंड रेवेन्यू देने की, एक तो वो डिफ़ॉल्टर बन जाएगा। देन 139 के अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्टर कौन है? जिसके पास पोजेशन है उस लैंड का, उस होल्डिंग का, तो वो डिफ़ॉल्टर बन जाएगा। देन कम सेक्शन 147। तो प्रोसेस ऑफ रिकवरी क्या होती है? तो जो प्रोसेस ऑफ रिकवरी है तो उसमें तहसीलदार क्या कर लेगा? अटैच कर देगा, सेल कर देगा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो भी अटैचमेंट होता है सेल ऑफ द होल्डिंग होता है ऑन विच द एरियर ऑफ इज ड्यू। देन आता है चैप्टर 12 जो बात करता है टेन्योर होल्डर के बारे में। तो सेक्शन 157 इज अबाउट कि केवल एक टाइप का टेन्योर होल्डर होता है, भूमि स्वामी। 158 बोलता है कि एवरी भूमि स्वामी इज लायबल फॉर द लैंड रेवेन्यू एंड भूमि स्वामी इंक्लूड्स, कौन कौन भूमि स्वामी में आते हैं, और हर एक भूमि स्वामी लैंड रेवेन्यू पे करने लायबल है। देन आता है सेक्शन 165 जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 168 अ भूमि स्वामी में ट्रांसफर एनी ट्रांसफ़र इन हिज लैंड, किसी भी तरह का वो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड कर सकता है। यहाँ पे बात हो गई राइट ऑफ ट्रांसफ़र की, तो राइट ऑफ ट्रांसफ़र इज इन सेक्शन 165। एक्सचेंज ऑफ लैंड सेक्शन 167। एक्सचेंज ऑफ लैंड का मतलब ये होता है जब कंसोलिडेशन की बात आती है। एक्सचेंज ऑफ लैंड मतलब भूमि स्वामी में एक्सचेंज by his mutual agreement whole or any part of their holding। क्या पर्पस होना चाहिए? भूमि स्वामी कब एक्सचेंज करेगा? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। सपोज करिए ये गांव है, ए एक भूमि स्वामी है, उसकी एक लैंड यहाँ पे है 1 और एक लैंड इसकी यहाँ पे है 2। जब कंसोलिडेशन हुआ तो उसने क्या किया, जो कंसोलिडेटिंग ऑफिसर था 2 को यहाँ से हटा के सेम एरिया उसने 1 के पास दे दिया, तो ए के लिए भी ईजी हो गया। तो दिस इज कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन ऑफ एनी ऑफ द होल्डिंग, एक तो ये कंडीशन है जब एक्सचेंज हो सकती है। दूसरा सिक्योरिंग ग्रेटर कन्वेंसेस इन कल्टीवेशन। भाई अगर चेंज हम लैंड कर रहे हैं, वो आपकी ऊसर थी ज़मीन, वो आपकी बंजर थी, अब आपको जो नई दी जा रही है वो आपकी उपजाऊ है, तो भी आप क्या कर देंगे? भूमि स्वामी विल चेंज द एक्सचेंज ऑफ लैंड कर सकते हैं। अब अगर लीज की हम बात करें, लीजेस, तो इट इज़ इन सेक्शन 168। तो भूमि स्वामी लीज कर सकते हैं कोई भी लैंड इन हिज होल्डिंग नॉट मोर 1 ईयर। तो ये ईयर आपको याद रखना चाहिए। देन सेक्शन 172 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है ऑफ द लैंड। डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, वो उसे नॉन एग्रीकल्चर करना चाहता है, या पेट्रोल पंप के लिए यूज़ करना चाहता है, वो तो अपनी दुकानें बना सकता है रेजिडेंस के लिए। तो लैंड रेवेन्यू जो होता है एग्रीकल्चर के लिए अलग होता है और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे डाइवर्जन की बात कर दी गई। तो भूमि स्वामी जो डाइवर्ट करना चाहता है वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा फॉर द परमिशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कंडीशंस क्या हो सकती हैं फॉर द डाइवर्जन? जब आपको डाइवर्जन अप्लाई करना है तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? लैंड शुड बी इन 5 मील्स रेडियस ऑफ द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के 5 किलोमीटर 5 माइल्स के रेडियस में होना चाहिए। विलेज पॉपुलेशन ऑफ 2000 की कम से कम विलेज पॉपुलेशन होनी चाहिए। एरिया एज ए स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई, या उस एरिया में होना चाहिए जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप डाइवर्जन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज सेक्शन कहाँ तक डिस्कस कर लिए? 172 तक डिस्कस कर लिए हैं। तो लैंड रेवेन्यू में एक लेक्चर और आएगा हमारा, एंड हमारा छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।